एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत या अवकलज के प्रयोग के अंतर्गत आज हम दूसरा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस के नाम से जानते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शंस या डिक्रीजिंग फंक्शंस, या जिसे हम लोग वर्धमान फलन या वाष्पमान फलन के नाम से भी जानते हैं। तो कोई फलन वर्धमान है या वाष्पमान है या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिवाइड बाई dx का प्रयोग करके या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रयोग करके किस तरह से हम लोग यह पता कर सकते हैं, इसे हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्धमान फलन की या इंक्रीजिंग फंक्शन की, कि कोई फलन इंक्रीज कब कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आप जब कोई फलन आपको दिया जाता है, तो जब उसका ग्राफ आप प्लॉट करते हैं, तो हम लोग यह देखते हैं कि जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ता जाता है। यानी उस वैल्यू को आप fx फंक्शन में रखने पर जो मान प्राप्त होता है वह भी उसी आर्डर में बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह के जो फलन होते हैं उसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और इसका जो अपोजिट है कि यदि आप x1 के मान तो बढ़ा रहे हो, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू प्राप्त हो रही हो वह घटती जा रही हो, निरंतर घटती जा रही हो, तो इस तरह के जो फलन होते हैं उसे हम लोग वाष्पमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। आइए वर्धमान फलन और वाष्पमान फलन या तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्धमान फलन की या इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वर्धमान फलन या वृद्धिमान फलन की बात करेंगे, जिसे इंक्रीजिंग फंक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वास्तविक फलन fx जो ओपन इंटरवल ab में परिभाषित हो। इस इंटरवल में दो नंबर्स हम लोग x1 और x2 कंसीडर करते हैं, जो इस प्रकार से है x1 लेस देन x2। इस इंटरवल में जो दो नंबर हम लोग x1 x2 कंसीडर कर रहे हैं, उसमें x1 जो है x2 से छोटा हो, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्राप्त होगी वह fx1 होगी, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी fx2। और यदि x1 लेस देन x2, तो fx1 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू fx2, तो हम कहते हैं कि जो fx हमारा है एक वर्धमान फलन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, या इसे हम लोग वृद्धिमान फलन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक वर्धमान फलन का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह फलन x के अलग अलग मान, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे x के या कुछ मान जो जिसमें x के मान में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इंटरवल में x का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे fx का मान स्थिर है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये इक्वलिटी का चिन्ह लगाया हुआ है, और फिर उसके बाद इसके ग्राफ में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह के फलन जो होते हैं उसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन या वृद्धिमान फलन के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि आप x के अलग अलग मानों के लिए जो fx के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को, अगर उनमें कंटिन्यूअस वृद्धि हो रही हो, अर्थात इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आप अगर आप इसको x1 लेते हैं और इसको x2 कंसीडर करते हैं, x3 कंसीडर करते हैं, x4 कंसीडर करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो रही है वह बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि यह जो हम लोगों को fx1 प्राप्त हुआ, यहाँ से fx2 प्राप्त हुआ, और ये fx3 और fx4। यहाँ पे fx के मानों में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इस तरह के फलन को हम लोग निरंतर वर्धमान फलन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। आइए इस पे आधारित कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। आज की क्लास में हम लोग वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन पे आधारित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं
कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 3x प्लस 17 r पर निरंतर प्रतिमान फलन है। हमको ये दिखाना है कि ये जो फलन है पूरे रियल नंबर्स पर यह एक निरंतर प्रतिमान फलन है। तो पीछे के क्लास में निरंतर प्रतिमान फलन की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फलन किसी fx किसी अंतराल ab में परिभाषित किया जाए और उस अंतराल में दो नंबर्स x1 और x2 कंसीडर किए जाए और उनमें संबंध इस तरह से हो, यदि x1 x2 से छोटा हो तो fx1 भी जो है fx2 से छोटा हो, तो हम कहते हैं कि जो हमारा फलन है वह निरंतर प्रतिमान फलन है। यह परिभाषा मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। तो यदि हम यह दिखा दें इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि जो फलन हमारा है निरंतर प्रतिमान फलन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। fx बराबर 3x प्लस 17 है, जो कि हमको दिखाना है कि पूरे r पर यह एक निरंतर प्रतिमान फलन है। तो मान लेते हैं दो नंबर्स x1 और x2 इस r में प्रेजेंट। अब यदि x1 को इसमें आप रखेंगे तो fx1 बराबर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3x x1 प्लस 17 मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे 3x1 प्लस ये 17 मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग वैल्यू रखेंगे fx2 तो मिल जाएगा 3x2 प्लस ये 17 मिल जाएगा। अब इसके बाद मान लेते हैं ये जो दो नंबर्स x1 और x2 हैं इनमें x1 जो है x2 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x1 जो है x2 से छोटा है। तो यदि हम दिखा दें कि fx1 आल्सो लेस देन fx2 तो यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा कि यह एक निरंतर प्रतिमान फलन है। तो इसके लिए इसमें हम लोग कुछ अपने से इसमें कैलकुलेशन करेंगे या कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस तरह से जोड़ेंगे और घटाएंगे कि इसके इनक्वलिटी में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर दोनों नंबर्स में 3x1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों को यह प्राप्त होगा और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है इसके इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो इनइक्वालिटी होती है उसके जो साइन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि ये 3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखने की यह देखिए इधर हम लोग अगर हमको इधर fx1 बनाना है इधर fx2 बनाना है तो ये चीज दोनों यहाँ पर दोनों साइड क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब अभी हमको 17 चाहिए, तो अगर दोनों पक्षों में अगर मैं 17 जोड़ दूं तो भी आप देखेंगे कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का रूल है। तो इस प्रकार से अगर 3x1 प्लस 17 देख सकते हैं यह fx1 के बराबर है और जो 3x2 प्लस 17 है यह जो है fx2 के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो ये fx1 दिस इंप्लाइज fx1 जो है लेस देन fx2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यदि x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा है। इस प्रकार से यह जो इस परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा फलन fx है वह पूरे r पर एक निरंतर विद्यमान फलन है। इसलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग कि fx r पर निरंतर वृद्धिमान फलन है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूव कर लिए कि जो फलन हमको दिया गया है वह पूरे इंटरवल r पे एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है वर्तमान फलनों से संबंधित, जिसमें यह दिखाना है
कि दिखाइए कि fx बराबर e के पावर x r पर निरंतर विद्यमान फलन है। तो बाय द डेफिनेशन इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं जो फलन हमारा दिया गया है fx बराबर e के पावर x है। दिखाना है कि यह फलन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, पूरे r पर यह निरंतर विद्यमान फलन है। तो r में 2 पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है इस r में प्रेजेंट है। फिर अगर ये मान इसमें रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग को मिलेंगी fx1 बराबर e के पावर x1 मिल जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर x2 जब रखेंगे तो e के पावर x2 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको दिखाना है बाय द डेफिनेशन, इसको प्रूव करेंगे हम लोग कि यह निरंतर विद्यमान फलन है। तो विद्यमान फलन की परिभाषा से अब जानते हैं, मान लेते हैं कि ये जो दो नंबर्स x1 और x2 हैं, इनमें x1 जो है x2 से छोटा है। अर्थात मान लेंगे माना x1 जो है x2 से छोटा है। तो जो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे जो e है हमको यह क्रिएट करना है। अगर तो क्योंकि हमको दिखाना है कि fx1 भी fx2 से छोटा है, तो यहाँ पे किसी तरह से हम लोगों को fx1 क्रिएट करना पड़ेगा, अर्थात e के पावर x1 क्रिएट करना पड़ेगा। यदि इसके दोनों पक्षों को इस प्रकार से लिखा जाए e के पावर x1 e के पावर x2, तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे e का मान जो है 2 से 3 के बीच में लाई करता है, ये आप पीछे पढ़े हुए हैं। और चूंकि 1 से बड़ा है तो जब उस पर पावर हम लोग लगाएंगे कि x1 जो है x2 से छोटा है, तो जब पावर लगाएंगे तो यह जो वैल्यू प्राप्त होगी इसके इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी इसके कंपैरिजन में यह छोटा होगा। आप इसे एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए यह जो है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, आप fx1 के बराबर ये हो जाएगा, और यह जो है fx2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब x1 लेस देन x2 तो fx1 आल्सो लेस देन fx2। इसलिए जो फलन हमारा fx है बराबर e के पावर x पूरे r पर निरंतर विद्यमान फलन है। इस प्रकार ही हम लोग यहाँ पे इसको सिद्ध कर लेते हैं, या प्रूफ कर लिया हम लोग कि fx जो है e के पावर x पूरे r पर निरंतर विद्यमान फलन है। इसे आप इसके ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। जब e के पावर x का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, पीछे के क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, देखेंगे e के पावर का ग्राफ इस तरह से आता है, fx बराबर e के पावर x। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगर आप x1 लेते हैं और यहाँ पर x2 लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है वे कंटिन्यू बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो आप देख सकते हैं हर स्थिति में जैसे जैसे x1 बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका fx2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। थैंक यू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जिसमें दिखाना है कि fx बराबर log x r पर निरंतर विद्यमान फलन है। log x एक निरंतर विद्यमान फलन है। ये हम लोग इसके ग्राफ में पीछे पढ़े हुए हैं। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है हम लोगों को इस तरह से प्राप्त होता है, fx बराबर log x। जब इसका बेस 1 से बड़ा हो, क्योंकि e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती है, तो इसका ग्राफ जो है अगर जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हम लोगों को प्राप्त होगा। जब यहाँ पे आप x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। x बराबर 1 पर ये y की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिलेगी। ऐसे ऐसे चलकर बढ़ता जाता है।
ये तो ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि इसका यह एक निरंतर वर्तमान फलन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन इसको कैसे दिखाया जाएगा बाय द डेफिनेशन, आइए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो हमको चूंकि आर को दिखाना है, तो सबसे पहले जो फलन हमारा fx है वह दिया है log e बेस e टू द x। मान लेते हैं r में दो नंबर्स x1 और x2 जो है इस r में प्रेजेंट है। इसके बाद जो fx1 हम लोगों को प्राप्त होगा, fx1 जो हम लोगों को प्राप्त होगा वह log बेस e x1। इसी तरह से जो fx2 प्राप्त होगा वह log e x2 मिल जाएगा। अब हम लोगों को दिखाना है यदि x1 जो है x2 से छोटा हो तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा। मान लेते हैं कि x1 जो है x2 से छोटा है। तो पीछे आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे लाग हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर दोनों तरफ हम लोग लाग ले लेते हैं बेस ई पर x1 और ये x2, तो भी यह इक्वलिटी बरकरार रहेगी यानी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि x1 छोटा है x2 छोटा है, और जब लाग लेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी वह भी इसी क्रम में होगी। तो इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो मिला वह fx1 प्राप्त हो गया और यह fx2 प्राप्त हो गया। तो x1 लेस देन x2, fx1 आल्सो लेस देन fx2। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो फलन fx है वह पूरे R पर निरंतर वर्तमान फलन है। यहाँ पर लोग लिखेंगे कि इसलिए जो फलन fx हम लोग ने लिया है x बराबर log x पूरे R पर निरंतर वर्तमान फलन है या वर्तमान फलन है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं और ये चीज इसके ग्राफ से दिख रही है।